जनरल क्वेश्चंस में अपन बात कर रहे हैं। जो मैं बता रहा था अपना कि जनरल क्वेश्चन से तो सबसे पहले अपन इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं। तो इरिगेशन मैनेजमेंट के अंदर जो अपने पास क्वेश्चंस आते हैं इरिगेशन मैनेजमेंट के, उसमें से जो बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें एक चीज को मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने को ध्यान रखना है कि एग्रोनॉमी के अंदर जो क्रॉपिंग सिस्टम का इसमें एक सेपरेट पोर्शन है। तो क्रॉपिंग सिस्टम वाले जो पोर्शन है उसका भी वाटर मैनेजमेंट वाटर फुटप्रिंट से कहीं कहीं रिलेशन से कभी भी नेट एग्जामिनेशन में सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आता कि कौन सी रिवर कहाँ जा रही है, कितना इरिगेटेड कर रही है, क्या नहीं कर रही है। या तो किसी न किसी पर्टिकुलर रिवर रिवर का इससे पूछा जाता है जो ज्यादा खारे पानी को लेकर बहती है। तो वो अपनी गंडक रिवर है, वो बहती थी, या तो उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि उसका वाटर होता है जो वो इरिगेशन के लिए इतना ज्यादा सुटेबल नहीं होता। दूसरा क्वेश्चन इरिगेशन से इस टाइप से पूछा जाता है। जो अपन बात करते हैं कि एक क्वेश्चन जो ये मान के चलो हर बार आता है, जैसे 1 हेक्टेयर बराबर कितना पानी होता है। 1 हेक्टेयर बराबर पानी होता है 10⁴ लीटर। ठीक है। एक हेक्टेयर हेक्टेयर की जो होता है उसको एच से डिनोट किया जाता है, जबकि हेक्टेयर होता है HECTARE। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये टू वर्ड से बना हुआ है। हेक्टो हेक्टा मतलब होता है 100, आपने यूनिट्स देखी होती है। एक होती है जो CMS सिस्टम में आर होती है, आर का मतलब भी होता है 100, जिसको गुंट का ऐसा कुछ बोलते हैं लोकल नाम में, मुझे आई डोंट नो एक्चुअली लोकल। तो देन ये हेक्टा HCTARE, देन इसको डिनोट किया जाता है एच से, और स्पेलिंग होती है HCTARE से। तो 1 हेक्टेयर में 10⁴ लीटर होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टेयर की जगह सेंटीमीटर। तो की जगह अगर सेंटीमीटर दे दिया तो आपको सिर्फ को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने वाली जो यूनिट है वहां पे ध्यान देना। तो को CM में करते हैं तो 10 से गुना होता है। तो 10⁴ इंटू 10 कर लेंगे तो अपन 10⁵ लीटर हो जाएगा। और ऐसे 1 हेक्टेयर मीटर से पूछ ले तो 1 मीटर बराबर 1000 होता है। 10⁴ को आप 1000 से गुणा करोगे तो 10�৭लीटर पानी आ जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दूसरी जो चीज आती है अपना, अब इसी वाटर मैनेजमेंट के बैलेंस पर मैं अगर बात करता हूं तो भारत का सबसे बड़ा सिस्टम है वो क्रॉपिंग सिस्टम है, और राइस वीट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है। RW बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है। इसके अंदर प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। वो प्रॉब्लम्स ये है कि अपने जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनका डिग्रेडेशन कंटिन्यूस हो रहा है। और दूसरी चीज अपने पास डे बाय डे पानी की कमी होती जा रही है। और पानी की कमी भी इतनी हो रही है कि मींस जो आने वाले समय है उसमें में भी प्रॉब्लमेटिक इश्यू। दूसरा चीज टेम्परेचर रेज हो रहा है, मींस एक क्लाइमेट चेंज इश्यू हो रहा है अपना शिफ्टिंग टाइम। तो ये एक नया और इमर्जिंग टॉपिक है। तो इसका वाटर से कनेक्ट में जो क्वेश्चंस पूछा जाता है तो उसमें पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि इंडिया में राइस और व्हीट का जो कितना परसेंट क्रॉपिंग एरिया है या कितना मिलियन हेक्टेयर एरिया। तो 13 मिलियन हेक्टेयर एरिया, अभी 13.5 मिलियन हेक्टेयर एरिया लगभग राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम का। अब राइस और व्हीट पे सेम ही थिंग में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राइस की जो अगर अपन बात करें तो राइस का ट्रेडिशनल एरिया, नॉन ट्रेडिशनल एरिया। ट्रेडिशनल एरिया तो यहाँ जहाँ चावल मतलब अपने पूर्वज उगाता है वहीं पे। नॉन ट्रेडिशनल एरिया मतलब वो चावल को नया शिफ्ट कहाँ किया गया है। तो सिर्फ चावल का नहीं पूछते, ये पूछते बासमती राइस का, सेंटेड राइस का, बासमती राइस का जो एरिया है। दी ट्रेडिशनल एरिया ऑफ, मैं यहाँ लिख रहा हूं, दी ट्रेडिशनल एरिया ऑफ बासमती राइस। ट्रेडिशनल एरिया मतलब ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे अपने पूर्वज ही बासमती राइस की खेती करते आ रहे हैं। तो इसके अंदर आपका एग्जाम्पल मतलब ऑप्शन फर्स्ट आ जाता है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, सेकंड हो गया पंजाब हो गया, थर्ड हो गया आपका MP हो गया, फोर्थ हो गया आपका कर्नाटका, या जो भी कोई भी सदर्न प्लेस ले लो, सदर्न स्टेट ले लो। तो ट्राई हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चंस में इसलिए पूछा गया कि एग्जाम में पूछता है। ट्रेडिशनल एरिया बासमती राइस का एरिया पंजाब है, और नॉन ट्रेडिशनल एरिया क्योंकि साउथ में इस एरिया में जो अरोमा डेवलप होती है राइस में वो फ्लावरिंग स्टेज के बाद डिसअपीयर हो जाती है, मे बी सम एंड मेनी सो मेनी इश्यूज देयर। तो
तो ट्रेडिशनल एरिया पूछा जाता है तो आपको राइस का ट्रेडिशनल एरिया में पंजाब टिक करके आना है। तो लगभग ये दो क्वेश्चंस जो मैंने देखा है मेरे पिछले साल के एक्सपीरियंस में, मैंने 5 बार नेट एग्जामिनेशन से आरएस मेंस तक गया हूँ, तो ये क्वेश्चंस का बहुत अच्छा चांसेस बनता। अब इसी में अगर इरिगेशन का एक और क्वेश्चंस बनेगा, वो ये बनता है अपने पास कि जो इरिगेशन है अपना, इरिगेशन है उसमें रेनफॉल का जो क्वेश्चन आता है ईआर, इफेक्टिव रेनफॉल का आता है। इफेक्टिव रेनफॉल से कितना परसेंट क्या बनता है मैं बताता हूँ। जो भारत की इफेक्टिव रेनफॉल है, एक मिनट यार, इरेजर करता हूँ। देखिए, इफेक्टिव रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो इफेक्टिव रेनफॉल जो इंडिया की इफेक्टिव रेनफॉल है वो लगभग 40%। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इफ रेनफॉल इंटेंसिटी इज लो, रेनफॉल इंटेंसिटी इज लो, ओके, रेनफॉल एंड देयर इज नो evaporation from surface, crop cover maximum, crop cover maximum vegetation, then rainfall, effective rainfall, sorry, not rainfall, then effective rainfall will be 25%, 50%, 75%, 100%। मेरे कहने का मतलब ये है कि सीधी सीधी भाषा में, यदि बहुत ही कम घनत्व से बारिश हो रही हो और फसल पूरा वेजिटेशन कवर कर रखा हो और उसके सरफेस पे इवेपोरेशन के कोई चांस नहीं हो, तो वो इफेक्टिव रेनफॉल, प्रभावी वर्षा कितनी हो सकती है। तो इसका आंसर आपको कहीं कंफ्यूज नहीं होना है, न 25 टिक करना, न 50 करना, न 75 करना, डायरेक्ट इसका आंसर आपको 100 करना है। और 100% ये क्वेश्चन कम से कम 2015 के बाद 3 बार 4 बार पूछा जा चुका। तो आपको 100% इफेक्टिव रेनफॉल किस सेंटेंस में हो सकती है, ये ड्राईलैंड के चैप्टर से उठ के आता है, लेकिन इरिगेशन इसे लगभग मिला जुला हुआ। ये ड्राईलैंड के रेडी में भी एक लाइन दी हुई, उसी से ये क्वेश्चन है। So if the rainfall intensity is low and there is no possibility to evaporation and the crop canopy cover vegetation is maximum, then effective rainfall will be। तो आपको 100% इस पर टिक करके आना है। अब मैं अगला जो क्वेश्चन अपन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम से पहले ये एक बार इसमें आ गए, तो राइस व्हीट में मैं एक और पूछता हूँ कि हमेशा एक क्वेश्चन और आता है कि वीट से, वो क्वेश्चन ये रहता है कि इसका जर्मिनेशन टेम्परेचर से लेकर इसका राइपनिंग टेम्परेचर पूछा जाता है। तो गेहूं का जो जर्मिनेशन टेम्परेचर होता है वो सुटेबिलिटी में 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो ऑप्टिमम होता है। लेकिन इससे दो चीज और क्लियर होती है वीट की। पहला, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इतना आएगा, वीट उसके आगे लिखा होगा आएगा इज, वीट इज। पहला ऑप्शन ट्रॉपिकल, दूसरा टेम्परेट, टेम्परेट, थर्ड सब ट्रॉपिकल, फोर्थ नन ऑफ दीज। आपको करना क्या है, वीट इज ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, मैं भी कई बार ऑप्शन चेंज आ सकता है, सब टेम्परेट है। तो गेहूं टेम्परेट क्रॉप है, इसलिए अपने जो रबी सीजन में रबी सीजन में इसको, विंटर सीजन के अंदर इसको ग्रो करना बहुत सक्सेसफुली है। अब इसका टेम्परेचर जर्मिनेशन का हो गया और वीट एक टेम्परेट क्रॉप है। इसके साथ एक क्वेश्चन होता था, राइपनिंग टेम्परेचर ऑफ वीट, RIPENING, राइपनिंग टेम्परेचर ऑफ वीट। आंख बंद करके 14 से 16 डिग्री टिक करके आ जाना है। 14 टू 16 डिग्री, अपने को ज्यादा ये नहीं, ऑप्टिमम टाइम फॉर राइपनिंग टेम्परेचर फॉर वीट इज 14 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो अपने छिद्दा सिंह है, इस बुक का रेफरेंस में भी दिया हुआ,
और ऑलवेज ये क्वेश्चन आया तब इसमें ये आंसर माना। अपन क्या कि इन जनरल सोचते हैं कि गेहूं पकता है अपना फरवरी मार्च में तो 20-22 डिग्री हो गए होगा, लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर व्हीट है वो 14 से 16 है। उसके बाद अगर टेम्परेचर रेज होता है व्हीट पकता है नो डाउट, बट उसके अंदर थोड़ी श्रिंकिंग या वेट लॉस की प्रॉब्लम आती है। तो 14 से 16 डिग्री को इसमें सबसे ज्यादा ऑप्टिमम माना गया। दूसरा, राइस के लिए ये टेम्परेचर पूछा, इसके लिए वैसे राइस के लिए फ्लावरिंग का टेम्परेचर पूछा जाता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस फ्लावरिंग, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर राइस फ्लावरिंग आपको आंख बंद करके टिक करना है या फिर इसको रट लेना, आगे भी जिंदगी भर काम आएगा। 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड राइस की फ्लावरिंग के लिए, जिसमें सॉरी राइस फ्लावरिंग में पोलन वायबिलिटी मैक्सिमम इसके अंदर सबसे ज्यादा सर्वाइव करती है। तो पोलन वायबिलिटी का टेम्परेचर, राइस फ्लावरिंग का टेम्परेचर, सबसे उपयुक्त टेम्परेचर है वो जो 26.5 से 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। अदरवाइज इससे बिलो या अब हो जाता है तो उसके अंदर स्टेरिलिटी की ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है गाइस, अपन ने इसमें कम से कम 5-6 क्वेश्चंस को अपन ने इसमें सोल्व करने की ट्राई की है। आगे का जो क्वेश्चंस है उस पर अपन डिस्कशन करते हैं कि कम से कम अपने पास एग्रोमेट्रोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 क्वेश्चन तक होते हैं। 10 क्वेश्चंस तक 10 क्वेश्चंस तक होते हैं जिसमें 1 या 2 यूनिट पूछी जाती है। 1 या 2 यूनिट जिसमें से एक क्वेश्चन है जो मैं भी उसको, मेरा मानना है कि उसको ज्यादा पूछा गया, वो है कि पहला क्वेश्चन जो कॉमनली याद करना है वो ये है कि मीन्स द एब्सोल्यूट मेजर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर यूनिट, तापमान मापने की एब्सोल्यूट यूनिट कौन सी है। तो उसमें डिग्री सेंटीग्रेड भी है आपका, डिग्री फ़ारेनहाइट भी है, रेमोर भी है, केल्विन भी है। तो आप इस केस में क्या करोगे? तो केल्विन यूनिट जो वो हमेशा राइट आती है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमेशा केल्विन यूनिट का ही यूज किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट का तो ऐसे कॉमन जनरल यूज है, बट मेन बेसिक यूनिट है वो ये है। अब इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो एक न्यूमेरिकल का पार्ट भी है। वो न्यूमेरिकल इस तरह से पूछा जाता है कि कौन से तापमान पर आपका ये डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे कोई भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे 20 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। ये क्वेश्चंस कई बार नेट में आया हुआ आता है, लेकिन इसका एक क्वेश्चन घुमा के आता है। वो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान दोनों बराबर होता है। डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट, या तो इस यूनिट को याद कर लो, -40 डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसा है जिसको आपस में आप कन्वर्ट भी करोगे तो भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट ही आएगा। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर -40 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों इक्वल आएंगे। तो एक ऐसी यूनिट है ये जिसके अंदर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, अब इसको अपन चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे कि आपस में इनके कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 प्लस केल्विन 273, ये ब्रैकेट में। तो ये इससे अपन कोई भी 2 यूनिट को अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन नोट करेंगे, जैसे सपोज मान लो कि मेरे को डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया -40 में, फ़ारेनहाइट चेक करना है, तो मैं यहीं से कैलकुलेट करूंगा। तो -6 टेम्परेचर की जगह -40 इंटू 9 बराबर 5F -160। ओके, मैं 160 बराबर 5F 9 चौक 36, 360 सॉरी 360 बराबर 5F, ये माइनस है तो इसमें प्लस आ जाएगा 160। देन आपका आंसर आता है 200 -200। F बराबर -200/5 बराबर आपका आंसर आता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये दोनों को आप कन्वर्ट करके देख लीजिएगा कैसे भी, एनी हाउ भी। तो आपका जो -40 है वो ही आपका फ़ारेनहाइट के अंदर इतना कंफ्यूजन, इस चीज में कभी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। दूसरा, इससे रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ
इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी कौन है? फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो उसमें आपको बिना सोचे समझे देखे ला रामदास टिक करना, ला रामदास। और बाकी के फादर्स या साइंटिस्ट के कंसेप्ट भी पूछ सकते हैं, लेकिन ला रामदास को मोस्ट ऑफ द टाइम मेजर टाइम में इसको पूछा गया, तो मैं भी इसकी प्रोबेबिलिटी या इसका अगला क्वेश्चन पूछते हैं इसमें यूनिट्स का। ठीक है, जैसे टेम्परेचर की यूनिट का अभी अपन जिक्र कर रहे थे, ऐसे इसके बाद आइंस्टीन की यूनिट्स है वाट्स पर मीटर स्क्वायर, जो अपन ये बोल सकते हैं कि अपन 1353 वाट्स पर मीटर स्क्वायर जो सोलर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू है, इसको 1.94 कैलोरी पर सीएम ऐसा कुछ भी इसकी यूनिट है, लगभग 2 कैल। तो ये यूनिट्स लगभग एक बार, और इसमें एक मेजरिंग जैसे विंड वैन किसको मेजर करता है आपका, साइक्लोमीटर किसको करता है, यूएसडब्ल्यू भी किसको मेजर करता है, इसकी हाइट वाइट से इसको नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टीवेंसन स्क्रीन का जरूर पूछ लेते हैं कि इसका डायरेक्शन कहाँ किस तरफ रखा जाता है। तो उसका डायरेक्शन में आपको आंसर देना ऑलवेज नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ में डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं आती, डायरेक्ट सनलाइट कभी नहीं आती, तो इट विल बी दी मोर मींस डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि टेम्परेचर हो गया आपका, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाला हो गया, वेट मतलब थर्मामीटर हो गया, मैक्सिमम थर्मामीटर हो, तो वो एयर टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, एयर टेम्परेचर को मेजर करते हैं, तो उस चक्कर में क्या है कि एयर टेम्परेचर पे अगर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो वो थोड़ा टेम्परेचर को डिसमिस कर देता है, इवन दैट इसलिए उसका एस है जो ऑलवेज नॉर्थ साइड में रखा जाता है। अब बात करते हैं इसमें से एक से दो तो वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूट पूछे जाते हैं, और एक से दो यूनिटी अपने इंडिया लेवल के नेट एग्जामिनेशन के जो 150 क्वेश्चंस है उसके अंदर लगभग 3 से 4 इंस्टीट्यूट, और 3 से 4 इंस्टीट्यूट नहीं पूछा तो 2 इंस्टीट्यूट पूछ लेंगे, 2 इंडिया लेवल के, एक वर्ल्ड का, या एक इंडिया एक वर्ल्ड का, और इसके साथ साथ जनरल्स के नेम, और इसके साथ साथ बुक्स जो रिप्रेजेंटेटिव मेजर मेजर बुक्स है उनके नाम पूछ सकते हैं। अब मैं इंस्टीट्यूट में जैसे मैं कोई एक एग्जांपल देखता हूँ, तो ICRDWR अपना इंस्टीट्यूट है जबलपुर में, महाराजपुर के अंदर स्थित है, डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च। ऐसे अपने भोपाल वाला इंस्टीट्यूट है ICR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ, और मेट्रोलॉजी वाला जरूर पूछा जाता है IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये पुणे में स्थित है, पुणे में। और इसके साथ IMD का पूछा जाता है, IMD का 1875 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, और न्यू दिल्ली में इसका इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिवीजन है अपना स्थापित है। लेकिन एक क्वेश्चन आजकल ये पूछा जाता है, इसके अंदर एग्रोमेट डिवीजन है वो कहाँ पे स्थित है? एग्रोमेट डिवीजन है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, इसका इंस्टीट्यूट है, इसका जो स्थान है, इसका एस्टेब्लिशमेंट, इसका हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली है, और इसका क्वेश्चन उसका ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आराम से कई एग्जाम में इसको अपन ने देखा है, पूछा जाता है। तो आप इस चीज का थोड़ा ध्यान रखते हुए, इस चीज को पॉइंट में रखते हुए आप अपना एग्जाम्स की अगली तैयारी करेंगे। और इसके आगे अपन एक बात जरूर करेंगे, वो बहुत मोस्ट और इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जब अपन राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम में अपने को एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी, किसी भी फसल की क्रॉपिंग इंटेंसिटी 2 या 3 टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। उस क्रॉपिंग इंटेंसिटी का जो सवाल आता है, जो न्यूमेरिकल्स आता है, इसमें हमेशा ध्यान रखना, एक तो कभी भी इंटर क्रॉप होती है उसको एक क्रॉप में काउंट करना, दूसरा कभी भी हरी खाद कोई सी भी ले ली हो, हरी खाद को कभी भी फसल में काउंट नहीं करना है। दो चीज का मेजर ध्यान रखना, हरी खाद को कभी नहीं लेते अपन। दूसरी चीज ये है कि अपने पास इंटरक्रॉपिंग वाली फसल को एक ही काउंट करते हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन से पूछ लूं कि राइस प्लस राइस बीन, तो ये मैं राइस को ही गिनूंगा, इसको नहीं गिनूंगा, क्योंकि ये कुछ इंटेंसिटी ऐसी है उसके द्वारा अपन निकाल सकते हैं दोनों की। लेकिन केवल क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछी जाएगी तो एक ही पूछना है, क्योंकि ये ड्रॉबैक इंटेंसिटी का भी। फिर जैसे वीट पूछ लिया,
अब इसमें ये चीज और ध्यान रखना है कि अपन जो क्रॉपिंग सिस्टम चेकआउट कर रहे हैं उसमें कौन सी क्रॉप कौन से सीजन में किस एरिया के लिए ग्रो की जा रही है, कभी भी कंफ्यूज ना होना है, क्योंकि राइस भी एकमात्र ऐसी फसल है भारत में जो तीनों सीजन में उगाई जाती है। जरूर नहीं कि इसको आप खरीफ में उगाओगे, ठीक है, वेस्ट बंगाल की साइड में अगर चले जाओगे तो, लेकिन वीट ऑलवेज रबी में उगाया जाता है। तो इसमें आपने कॉमन सेंस रखना है कि कौन सी क्रॉप कब कैसे ग्रो हो रही, किस सीजन के तहत। तो जो पहली क्रॉप होती है वो, अगर कोई भी एग्जामिनर से इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, पुटअप किया जाएगा, तो खरीफ का ही होता है मोस्ट ऑफ दी। अब इसमें कई बार क्या शुगर कैन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि शुगर कैन पूछ लिया तो ये 18 महीने वाली मानूं, इसको 12 महीने वाली मानूं, ठीक है। अपने को पहले मेजर प्रोबेबिलिटी ये रखनी है कि इसको 1 साल की माननी है, ठीक है। ये एक सीजन की ये हो गई है, 1 साल की मतलब एक सीजन, ठीक है, और एक सीजन की ये हो गई। तो देखिए राइस और व्हीट लगाया मैंने पहले साल, दूसरे साल मैंने शुगर केन लगा दिया, तो 2 साल हो गई। फसल कितनी होगी? तीन, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो मेरी क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी 150%। अब देखिए परसेंट भी 100 से ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 150% का मतलब ये हुआ कि 100% एरिया तो अपने मोनोक्रॉपिंग में, लेकिन 50% एरिया वो 2 बार उगाया गया। इसका एग्जाम्पल और ले लेते हैं, क्योंकि इसका क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है। जैसे पहला मैंने डाल लिया सस्बेनिया, सस्बेनिया ढेंचा जो हरी खाद के लिए। उसके बाद मैं फेलो लैंड भी कर सकता हूँ, फेलो को कभी भी काउंट नहीं कर, जैसे मैंने फेलो कर लिया। फिर मैंने अपने एमपी का क्रॉपिंग सिस्टम लिया जाए तो वीट ले लिया, ठीक है। वीट लेने के बाद में समर के अंदर ग्रीन ग्राम ले लिया, ग्रीन ग्राम ले लिया। अब मैं इसको क्रॉपिंग सिस्टम तो सेसविनिया और फेलो को कभी भी नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। इसकी जो क्रॉपिंग इंटेंसिटी आएगी वो वीट और ग्रीन ग्राम 2/1 × 100 बराबर 200 फसल, 200 मतलब आपका जो एरिया है वो एक सीजन, एक साल में 2 बार बोया गया है। ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी इसी चीज को फैल या शो करती है या बताती है। अब अगला अपन इंस्टीट्यूट से बात कर ली थी, लेकिन इसके अंदर कुछ जनरल्स के नाम है, स्पेशली जो सोसाइटीज है उनका। मैंने जनरल्स का नाम तो नहीं सुना, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन कई बार घुमा के आया हुआ। वो क्वेश्चन ये आता है, जैसे IJHGS, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, ये पब्लिश की इंटरवल क्या है इसका? मंथली है, क्वार्टरली है, 2 साल में एक बार पब्लिश होती है, 6 महीने में होती है। तो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस ये ICAR का जर्नल है और ये मंथली है, ठीक है। जितने भी ICAR के जर्नल्स है, इंडियन जर्नल ऑफ एनिमल साइंसेस, फिशरी साइंसेस, वो मंथली पब्लिश होते हैं। लेकिन अपनी जो जनरल सोसाइटी की जनरल से है वो क्वार्टरली होता है, जैसे इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी, इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस, इंडियन जर्नल ऑफ वेरिड लाइन एरिड जोन, ये सारे क्वार्टरली है, 3 महीने में एक बार पब्लिश होते हैं। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब ये 3 महीने में आपका एक बार पब्लिश होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस डेफिनेट। अब इसके साथ साथ जो बुक्स है, बुक्स का जो स्क्वायर कोडिंग क्वेश्चंस है वो पूछा जाता है। अपने 6, 7, 8 बुक तो अपनी सोसाइटी की है जनरली, उनके लिए तो आपको इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, लेकिन हाँ सोसाइटी से एक वर्ड और याद आया कि अपनी सोसाइटी की स्थापना कई बार पूछी गई है। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? तो 1955। तो अभी अपनी सोसाइटी से जो बुक निकले हुए वो है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर है, मॉडर्न मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ वीड मैनेजमेंट है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर है, और कई सारी प्रोसीडिंग्स निकली हुई है। और अपन इंडियन एग्रोनॉमिक कांग्रेस भी करवाते हैं उसके तहत, इस सोसाइटी के तहत। तो इसकी जो प्रोसीडिंग निकली हुई है 50 years रिसर्च ऑफ एग्रोनॉमिकल रिसर्च इन इंडिया, ये वाली बुक भी निकली है। और इसके अलावा जो फेमस बुक्स होती है जिस कुछ कुछ राइटर्स की जो ICAR से निकली हुई, जैसे मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रेजिंग इन द फील्ड क्रॉप्स बाय छिद्दा सिंह, प्रेमवीर सिंह, राजवीर सिंह, इससे लिखित है। ए टेक्स्ट बुक ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बाय राजेंद्र प्रसाद, वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड,
एक क्वेश्चन जो कई बार पूछी गई वो है सोइल फर्टिलिटी एंड फर्टिलाइजर, टिसडेल एंड नेल्सन। और एक सोइल साइंस का बुक है, लेकिन वो एग्रोनॉमी में कई बार पूछा जाता है। वो बुक है जो हेविल्स एंड वेल्स का लिखा होता है, नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, द नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल, बुक रिटन बाय वेल्स। उसमें एक और नया ऐड हो चुका है। और इस बुक से मेरे को एक और क्वेश्चन याद आता है, हमेशा जितने भी अपने पोषक तत्व है, इन पोषक तत्वों की एक क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किस साइंटिस्ट ने दी वो क्वेश्चन। जैसे आयरन का ई ग्रीस ने दिया है, NPK CA इनका सी स्प्रेंजर ने दिया है, और मोलिब्डेनम का स्टाउट आर्नो ने दिया है। और अपन बात करी जाए तो कॉपर का अलग साइंटिस्ट ने दिया है। और तो जितनी भी क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटीज विच साइंटिस्ट इज गिवन टू, ये क्वेश्चन हमेशा अपने को पूछने के लिए मिलता है एग्जाम में। तो अपने दोस्तों इस जनरल से, बुक से क्वेश्चंस, मेट्रोलॉजी की यूनिट से क्वेश्चन, इरिगेशन के कुछ चैप्टर से, और कुछ अपने क्या बोलते हैं इसको, सॉइल क्रॉपिंग सिस्टम से, ये क्वेश्चंस क्लियर हुए। अब अपन बात करेंगे कि प्रोबेबिलिटी सॉइल से कितना क्वेश्चंस अपने और बैठता है और कितना नहीं बैठता है। तो प्रोबेबिलिटी सॉइल से जो क्वेश्चंस बैठता है, एक्चुअली क्या ये, आई थिंक मेरे हिसाब से अपना जूम मीट है, ये 2 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, तो मैं एक बार इसको दोबारा स्टार्ट करूंगा, आपको लिंक भेजिए। जो प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चंस अपने बनते हैं या स्टार्ट होते हैं, वो इस तरीके से होते हैं। प्रोबेबिलिटी सॉइल्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि भारत के अंदर अभी राइस का क्रॉपिंग सिस्टम सबसे बड़ा है। आपको पता है राइस क्रॉप क्या है? एसिड लविंग क्रॉप है। 4 pH पे इसको आराम से ग्रो किया जाता है। और पीएच से मेरे को एक क्वेश्चन और याद आया, पीएच की रेंज का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पीएच की रेंज कितनी होती है? 0 से 14 होती है या 1 से 14 होती है? ऑप्शन दोनों होते हैं। पीएच रेंज लाइज बिटवीन 0 to 14 या 1 से 14। तो इसको आप 1 से 14 टिक करके आना, 0 से 14 टिक करके नहीं आना, क्योंकि इसकी रेंज H और OH माइनस मोलिक्यूल पे निकलती है। ठीक है, तो ये वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है उसके बेसिस पर निकलती है। आगे अपन इसमें बात कर रहे थे अपन राइस एसिड का लविंग क्रॉप है, लेकिन आपको पता है राइस सोडिसिटी टॉलरेंट क्रॉप है। आगे ऐसे लिखा है क्वेश्चन से, राइस इज सोडिसिटी टॉलरेंट क्रॉप, एल्कलिनिटी टॉलरेंट क्रॉप। तो आपको सोडिसिटी टॉलरेंट क्रॉप में, क्योंकि जितनी भी अपने पास लेटराइट सॉइल है साउथ की, उन सारे की सारी सॉइल के अंदर सोडियम कंटेंट, लेटराइट सॉइल में सोडियम कंटेंट इज द मेन कंपोनेंट है, और बाकी कंपोनेंट नहीं है। और वो कंपोनेंट क्या करते हैं कि वो कंपोनेंट अपने एक मिनट, ये अपना जूम को मैं वापस रीस्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ।